नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक पे आपका स्वागत है। बिहार बंद बंद बुलाया गया बीजेपी के द्वारा मां के सम्मान में, मोदी जी की मां के सम्मान में। फ्लॉप हो गया, फ्लॉप शो। और जो पटना की सड़कों पर या पूरे बिहार की सड़कों पर नजारा दिखा वो शर्मनाक। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, देखिए। क्या हो गया आपके साथ? क्या हो गया? प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। प्रधानमंत्री को गाली दे रही है जहानाबाद की घटना है। स्कूल बंद नहीं था, सरकार ने कोई बंदी नहीं घोषित की थी। टीचर है, स्कूल जा रही थी, उसको रोक लिया। वो महिला देखिए क्या कर रही है कि ये मोदी जी को गाली दे रही थी। अरे 80% लोग बिहारी गलिया रहे हैं मोदी जी को, पूरे देश में गालियां पड़ रही है। किस किस का मुंह रोकोगे? जिनने अच्छे काम किए देश के लिए उनको आप लोग गालियां देते हो। अभी जीएसटी पे क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी अभी ज्ञान बांट रहे हैं कि कांग्रेस ने टॉफी का दाम भी बढ़ा रखा था। 21% टैक्स लेते थे, तो 11 साल से थे टैक्स जीरो कर देते, हर चीज पे टैक्स। अब 11 साल के बाद समझ में आया कि जो टैक्स लगाया गया उसको कम किया जाए। 2017 में जीएसटी आपने लाया था, राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा बोला था संसद में। राहुल गांधी ने बार बार याद दिलाया है इस देश को कि ये गलत करने जा रहे। गब्बर सिंह टैक्स नाम रखा था, लेकिन क्या है, इनको शर्म नहीं आती। ऐतिहासिक राहत बता रहे हैं, ऐतिहासिक गलती नहीं बता रहे हैं। पहले लूटा लोगों को, पहले कूटा व्यापारियों को, अब कह रहे राहत बांट रहे हैं। निर्लज्ज लोग ऐसे ही होते हैं, उनको बोलते हुए शर्म नहीं आती, अपने किए पे पछतावा नहीं होता है, बल्कि पछतावा जो है दूसरों पे कीचड़ समझ करके डाल देते हैं। दूसरे ने किया। 11 साल से आप हो देश के प्रधानमंत्री, राहत बांट रहे हो, और टॉफी अगर 21% टैक्स लगा रही थी या 121% टैक्स लगा रही थी कांग्रेस पार्टी, तो आप 11 साल से आप इसलिए तो लाए गए थे कि सारे टैक्स हटा दीजिए, फ्री में टॉफी बांटे लोग। क्या बटा? 5 किलो अनाज, और 5 किलो अनाज। नतीजा क्या है कि बिहार में आप जब आपकी माँ को गाली पड़ती है, आप उसको इशू बनाते हो। मैं तो कहूंगा कि मोदी जी के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने, बिहार के बीजेपी के नेताओं ने साजिश की, मोदी जी की भद पिटवाई। कई सारे वीडियोज है, मैं नहीं दिखा पा रहा हूं। गालियां दी है, महिलाओं ने गाली दी है मोदी जी को। आप पकड़िए जा करके, करिए सब पे मुकदमा, सबको जेल में बंद कर दीजिए। पूरे बिहार को जेल खाना ही तो बना रखा। 11 साल से प्रधानमंत्री हो, बिहार को क्या दिया? बिहार ने लगातार आपको 30 सीटें, 39 सीटें थी। आज भी टिके हुए बिहार की वजह से प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए, लेकिन बिहार को मिला क्या? ये सवाल तो लोग पूछ रहे हैं। और इसलिए ढेर सारे वीडियो है, मैं वो सारे वीडियो नहीं दिखाऊंगा, आप लोग बहुत कुछ देख चुके होंगे। लोग सवाल कर रहे हैं क्यों बंद किया भाई? और ये 7 बजे से 12 बजे तक बंद कौन बंद होता है? 7 बजे सुबह कौन दुकान खोलता है? कौन ऑफिस जा रहा होता है? बॉम्बे थोड़े है कि 7 बजे निकल जाते हैं लोग, 2 घंटा की जर्नी करनी है उनको। 7 बजे से 12 बजे तक बंद, और ये बंद के नाम पे ढोंग किया गया, हर जगह ढोंग। बंद के नाम पर अपने कार्यकर्ता उनके नहीं निकले, किसी जगह 150 कार्यकर्ता नहीं दिखाई पड़े पूरे बिहार में। और जहां 5-10 कार्यकर्ता थे उनके, उन्होंने गुंडाई की, महिलाओं को परेशान किया। एम्बुलेंस जा रहा था, डिलीवरी वाली लेडी को नहीं जाने दिया, मारपीट की। पति पत्नी जा रहे थे, उनके साथ मारपीट की। टीचर का जुलूस निकाला। मोदी जी की मां का सम्मान करना, क्या आप किसी टीचर, वो महिला जो है वो किसी घर की, किसी बच्चे की मां नहीं है? उनका अपमान नहीं है वो? और वो औरतें, आपको मणिपुर की घटना से और बिहार की घटना में क्या अंतर देख पा रहे हैं? मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन भाजपा के नेताओं को शर्म नहीं आती, निर्लज्जता की पराकाष्ठा पे बैठे हुए। सत्ता ने उनको सबसे ज्यादा निर्लज्ज बनाया। और लेकिन बिहार के
बिहार में जो बंद बुलाने के बाद जो उनकी स्थिति है उसमें पता चल रहा है कि उनका जनाधार नहीं है और मोदी जी की भयानक भद पिटी है बिहार में। जीएसटी पे बात तो आप समझ ही रहे हैं, 4 स्लैब थे, 5% से लेकर के 24% तक। पराठा, होटल में खाना खाने जाइए वहां भी टैक्स, बीमार कोई पड़ा हुआ वहां भी टैक्स, मर गया डेड बॉडी लानी है वहां भी टैक्स, कोई जगह नहीं जहां टैक्स नहीं। और अब ज्ञान बांट रहे हैं कि कांग्रेस वाले जो है टॉफी पर 21% टैक्स लिए। टॉफी खरीदने लायक देश के लोग हैं क्या? कितने लोग देश के टॉफी खरीदते हैं? 85 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज नहीं खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए, वो टॉफी खरीदते हैं? कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? इसी देश के हैं कि जापान के प्रधानमंत्री? लेकिन शर्म आए तो बात हो। और देखिए, और खबर आ रही है कि जो दंगा हुआ था दिल्ली में, एक एक करके लोग छूट रहे हैं उसमें। कहा जा रहा है पुलिस ने झूठा मुकदमा किया और उनको फंसाया, जानबूझकर झूठे मुकदमे किए। मस्जिद जलाने के केस में इशू प्रेम मनीष बरी, बोले नौकरी छूटी। ये जो 2020 में जो दंगा हुआ था सीएए, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के, उसमें क्या हुआ? कई सारे लोग अभी भी मुस्लिम जेल में हैं, उनकी जमानत पर सुनवाई तक नहीं हुई। प्रशांत भूषण ने कहा कि यह न्याय है, मजाक है संविधान का। हिंदू लोग भी पकड़े गए और जो वाकई अपराधी थे वो नहीं पकड़े गए। उसके भी वीडियो मार्केट में घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो जिनकी नौकरी थी, जिनका और था, उनको पकड़ करके जो है जेलों में बंद किया गया। 2021 में चार्जशीट दाखिल हुई और केस में कई लोगों के बयान दर्ज हुए। लोगों ने हिंसा और उसमें हुए नुकसान की बात कही, लेकिन गिरफ्तार आरोपियों में से किसी को नहीं पहचाना। सिर्फ हेड कांस्टेबल विकास ने सभी 5 आरोपियों की पहचान की। कोर्ट में भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाई। तो आम आदमी इनके लिए, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, निवाला है। और दंगे करने वाले, करवाने वाले सत्ता में बैठे हैं। वो कपिल मिश्रा का वीडियो वायरल है, एक और लेडी है उसका वीडियो वायरल है, लेकिन उसको मंत्री बना दिया जाता है। जो दंगे करवाते हैं वो मंत्री बन जाते हैं। जो कमजोर लोग हैं, जो आम आदमी है, उनको पकड़ करके बंद कर दिया जाता है। और ये दिल्ली पुलिस तो इनके इनके अमित शाह जी के कंट्रोल में। ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सरकार है या आरजेडी की सरकार है या ममता बनर्जी की सरकार है या तमिलनाडु है। दिल्ली में तो भाई केंद्र सरकार की पुलिस है और वो हिंदुओं को बंद कर दिया जेल में। तो इनको किसी हिंदू से प्रेम इनको नहीं है, इनको प्रेम है सिर्फ गुंडों से, जो इनके लिए सत्ता लाते हैं। सत्ता इनको चाहिए, हर हाल में सत्ता है। जितना झूठ बोलो लेकिन सत्ता पे बने रहो। कई सारी बातें हैं और हम बात करेंगे। हमारे साथ कई साथी हैं। हमारे साथ देखिए सुनील जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रफुल्ल भाई जुड़ गए हैं, हमारे साथ शैलेंद्र भाई जुड़ गए हैं। नमस्कार आप तीनों को, नमस्कार। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ स्क्रीन पर है, नंबर में और जो कमेंट बॉक्स में है, आप सबको भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है। सुनील जी, शुरुआत में आपसे करता हूँ। बिहार बंद, कोई वीडियो देखा जहां आपको जिस इलाके में दिखा के एकदम फ्लॉप हुआ और मोदी मोदी किया जा रहा था? मैं तो दिन भर देखता रहा, कहीं कोई वीडियो नहीं मिला, बल्कि मुझे गाली देते हुए लोग दिखे। मुझे तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने और दलदल में धकेल दिया, बिहार के बीजेपी के नेताओं ने। ये कैसा बंद था? मीडिया में हालांकि चल रहा है बंद सुपर हिट हो गया, 7 बजे का वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिए पूरा गली शांत। धन्यवाद रंजय जी। मेरी भी स्मृतियों में नहीं है कि 3 घंटे का बंद कभी हुआ हो। और एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लोग बंद कराते रहे। कोई ऐसे संगठन है जो संगठन नया नया बना है, उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित है, उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थकों की संख्या बहुत कम है, वो एक अपनी राजनीतिक ताकत को दिखाना चाहता है, हो सकता क्यों। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन, इतने बड़े बड़े नेता और 3 घंटे का बंद, और भी 3 ऐसे मुद्दे पर 3 घंटे का बंद जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बिहार का चुनाव जीतना चाहती है।
जिस मुद्दे पर वह इंडिया दल समूह के द्वारा जो राजनीतिक विमर्श पैदा किया गया है उसको लगभग खत्म कर देना चाहती है। तो यह कम से कम मुझे मेरी बात समझ में नहीं आई कि आप 3 घंटे के बंद से एक बड़ा राजनीतिक विमर्श कैसे खड़ा कर सकते हैं, लोगों की भागीदारी कैसे हो सकती है, क्यों आपने ये बंद इस बंद का आपने आह्वान किया, क्यों टोकन था, आप ये जानना चाहते थे कि इस मुद्दे पर कितना जन समर्थन आपको मिल सकता है, तो लग गया कि कोई जन समर्थन आपके साथ नहीं है। दूसरी चीज की भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले तो है नहीं, वह एक गठबंधन का हिस्सा है। जहां कहीं भी जो कुछ भी वीडियो क्लिप हमने देखे या कहीं भी कोई खबर देखी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के चेहरे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा ही दिखाई पड़ा। ये जनता दल यूनाइटेड कहाँ था, चिराग पासवान कहाँ है, माझी जी कहीं नहीं दिखाई पड़े मुझे, उपेंद्र कुशवाहा साहब का कोई बयान मुझे नहीं पढ़ने को मिला, कहीं सड़क पर वो बंद के समर्थन में उतरे हुए नहीं दिखाई पड़े। बल्कि आज मुजफ्फरपुर में उनकी एक सभा थी चिराग पासवान की, वहां लोग ये कहते हुए दिखाई पड़े कि बीजेपी के लोगों ने इस रैली को असफल करने के लिए बंद का आह्वान किया। तो बंद में लोगों की भागीदारी तो दिखी ही नहीं दिखी, एनडीए भी कहीं नहीं दिखा, इंडिया अनुपस्थित था। इसका क्या राजनीतिक संदेश है? आप एक जो मजबूत राजनीतिक नैरेटिव बना है बिहार में, उस विमर्श को आप कैसे इतने तरीके से रोक सकते हैं? निश्चित रूप से गाली गलौज की भाषा का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस एक घटना के आधार पे वोट मांगने लगना, इसका समर्थन कौन करेगा? और कोई वोट देने क्यों चला जाएगा आपको? कोई कहे कि कोई पत्रकार कहने लगे कि साहब हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है इसलिए आप मुझको पढ़ने लगिए, कोई सुनेगा इसको? भाई एक घटना है, उस घटना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, बिहार का कोई भी राजनीतिक दल, कोई एक नागरिक भी नहीं कह रहा है कि जो व्यक्ति उस घटना में शामिल है उसको आप बचाइए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत कीजिए। कार्रवाई बिल्कुल कीजिए, कठिन से कठिन कार्रवाई कीजिए, जो भारतीय दंड संहिता के अनुसार या भारतीय न्याय संहिता के अनुसार उसके लिए सजा बनती हो सब उसको दीजिए आप। लेकिन ये बात किसी के गले समझ में नहीं आई, गले के नीचे उतरी नहीं, और इसीलिए मुझे लगता है कि यह पूरा का पूरा जो बिहार बंद है वो कहीं से उसको सफलता का संकेत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता, वह जगह जगह तख्तियां लेकर के निकले, तरह तरह की उन्होंने बातें की, लेकिन उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा। कई जगह कई चैनल्स पर उस तरह के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। तो कोई इंडिया दल समूह के द्वारा या राहुल गांधी के द्वारा या तेजस्वी यादव के द्वारा जो पिछले 16-17 दिन की यात्रा थी, इस यात्रा के दौरान जनता की भागीदारी और उस यात्रा के दौरान उठाए गए राजनीतिक मुद्दे कहीं से शिथिल हुए हों, कमजोर हुए हों, संशोधित हुए हों, लोगों की स्मृतियों से उतर गए हों, ऐसा नहीं है। वह और प्रमुखता के साथ हाजिर हो। और आपने जीएसटी की बात की, जीएसटी का विरोध तो राहुल गांधी लगातार करते आ रहे हैं, विपक्षी दल लगातार करते चले आ रहे हैं। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, राहुल गांधी का वीडियो दिखा देता हूँ, फिर आप और उस पर बढ़िया बात। अरे आप उनके ट्वीट्स दिखा दीजिए, 2 साल पहले का पुराना ट्वीट। कांग्रेस पार्टी लाई थी, आपने विरोध किया था, आपने विरोध किया था, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया था। हम चाहते थे कि एक जीएसटी हो, पेट्रोल डीजल उस जीएसटी में हो, हिंदुस्तान के लिए एक टैक्स लगे और कम से कम डिसरप्शन हो। नरेंद्र प्रधानमंत्री की जीएसटी, 5 अलग अलग जीएसटी, और छोटे से छोटे दुकानदार के घर के अंदर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाल दिया, घुसेड़ दिया, और करोड़ों करोड़ों लोगों को आपने बर्बाद किया। तो ये आपने देखा करोड़ों लोगों को बर्बाद किया। जी सुनील जी, कंटिन्यू कीजिए। तो
आप राहुल गांधी का उस समय का ट्वीट देख लीजिए ना, 2016 में उन्होंने कहा था और लगातार करते हैं, और गब्बर सिंह टेस्ट संज्ञा उन्होंने दी थी। मतलब कफन के ऊपर आप जीएसटी लेंगे, किताब कापी पेंसिल पर रबर पर आप जीएसटी लेंगे। आज धनंजय जी मैं स्वीकार करता हूं आपसे, आज अखबारों में जब मैंने पढ़ा कि किन किन चीजों पे जीएसटी घटी है, मुझे शर्म आई कि किस तरह की सरकार हमारे गवर्नेंस में किन किन चीजों पे जीएसटी थी। अब जीवन रक्षक दवाएं उस पर जीएसटी, पानी पीने का बोतल उस पर जीएसटी। जीवन रक्षक दवाइयां छोड़ दीजिए, कोई आदमी मर गया अस्पताल में और उसका इलाज हुआ था, बिल बना, उस पे जीएसटी लगता है। सवाल इसी बात का है। किसी महिला को बड़ी मुश्किल से डिलीवरी हुई है, कहीं का पैसा लाके किया है और बच्चा मर गया, पत्नी किसी तरह बच गई, उस पे जीएसटी लेते हैं। ये लाशों पे भी जीएसटी लेते हैं। छोड़ दीजिए रोटी सब्जी दाल। क्या किस तरह की सरकार है ये, क्या कर रही है? आज उसको पढ़ करके लगा, मैं वाकई में मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मैं नहीं पढ़ा था, इतना डिटेल पढ़ता भी नहीं था कोई कि कहाँ कहाँ कितने परसेंट जीएसटी ले रही। 28% जीएसटी, 40% सेस, ये क्या है? ये कौन सा प्रो पीपुल आप सरकार चला रहे हैं? और आज आप कह रहे हैं कि आप लोगों को राहत दे रहे हैं। ये आपको 15 साल के बाद, 9 साल के बाद इस बात का एहसास हुआ कि जीएसटी गलत है, और आप वही मुद्दे उसी को स्वीकार कर रहे हैं जो विपक्षी दल जिसकी मांग कर रहा था। ये कोई आपकी सोच नहीं है। और जीएसटी को घटा देना जीएसटी की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं है। एक संशोधन की जो बात की जा रही थी कि पूरे के पूरे सिस्टम कैसे संशोधन किया जाए, आप यह नहीं कर रहे हैं। आप एक पाखंड रच रहे हैं लोगों को राहत देने के नाम पर। इससे कोई आम आदमी को फायदा हो जाएगा। आज 22 तारीख का, आज आप 5 सामान खरीद कर रख लीजिए और 22 सितंबर को बताइएगा कि वो सामान इससे घटे हुए क्यों मिल रहे हैं, क्या स्थिति बनेगी? ये किस तरह का तंत्र आपने विकसित किया है? तो ये जो जीएसटी का ही मुद्दा हुआ, इसने भी राहुल गांधी के एजेंडे को मजबूत किया। सिविल सोसाइटी में विमर्श है कि जो बात राहुल गांधी विभिन्न विषयों पर कर रहे हैं वह बात तार्किक है, वह जनता से जुड़े हुए सवाल है। और यह जो मोदी सरकार है वह जनता के सोच प्रो पीपल नहीं है। जनता का हित कैसे हो यह विमर्श नहीं है, कारपोरेट का लाभ कैसे हो जाए, बड़े औद्योगिक घरानों का लाभ कैसे हो जाए, बड़ा सवाल था और ये चीजें दिखाई पड़ी। तो आज जीएसटी के माध्यम से भी, जो निर्णय के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी अगर कोई ऐसा विमर्श पैदा करने की कोशिश कर रही है कि उसके एंटी इनकम्बेंसी में किसी तरह की कमजोरी आ जाएगी या लोग उसके प्रति गंभीर नहीं होंगे, मुझे लगता है कि यह नहीं सफल होने वाला। लोगों ने जिन चीजों से भुगत रहे, महंगाई इतनी जबरदस्त है और उसके बारे में आप कोई ध्यान नहीं आपका। इस जीएसटी के लागू करने से जो एमएसएमई सेक्टर है वो बैठ गया। जो आपने नोटबंदी आपने लागू की, उसका कितना विपरीत असर पड़ा पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर, बात ही करने के लिए नहीं तैयार है। जीएसटी को क्या कि दर घटा देने के बाद विमर्श खत्म हो जाएगा। और अब बल्कि आपका यह पाखंड और उजागर हो गया कि किन किन चीजों पे आप जीएसटी ले रहे थे और कितने दाम पे ले रहे थे। साबुन पे जीएसटी, मतलब क्या तर्क है ये? हाइजीन को प्रमोट करने के, बच्चों के दूध पे जीएसटी मतलब आज मैं पढ़ा हूं सवेरे, सुबह से ही मैं सोचता था कि कैसी सरकार है जिसको ये पता नहीं है कि कौन सी चीजें। अब ये मैं अखबार में पढ़ता था कि आम उपभोक्ता वस्तुओं की खपत क्यों घट रही है। आज मुझको पढ़ कर लगा कि किसके कारण कितने हो सकते हैं। जो अल्प आय वर्ग का व्यक्ति है वो कैसे इतनी कीमत पे दे सकता है? जितना सामान नहीं, जितने कीमत की सामान नहीं है लगभग उतने बराबर जीएसटी। केंद्र की जीएसटी अलग, राज्य की जीएसटी अलग, इनकी जीएसटी अलग, उनकी जीएसटी अलग अलग पाखंड बना हुआ है। और यह काम सरलीकरण के नाम पर कर रहा है कि एक ऐसी एकीकृत कर व्यवस्था हो जाए कि कर अपवंचन नहीं होगा, राज्यों को उनके जो उनका अंश होगा वो मिल जाएगा, व्यापारियों को ईज बिजनेस की सुविधा हो जाए। आप इन चीजों पर इतना बड़ा पाखंड किए हुए थे और पाखंड कर रहा है। तो ये सरकार बेनकाब हुई है, इसका पूरा का पूरा पाखंड एकदम तितर बितर हो गया। और बिहार में जो वोट चोरी का मुद्दा बन रहा है
वह कहीं से कमजोर होने वाला नहीं है, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा केवल मत पत्रों में मतदाता सूची में हेरफेर का ही सवाल नहीं है, ये लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीने जाने का सवाल है। ठीक, जीएसटी के माध्यम से एक सरकार अगर इस मुद्दे को कमजोर करना चाहती है, मुझे ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती। जी ठीक है, ठीक है। प्रफुल्ल भाई, मैं आपके पास आता हूँ। मैं सुबह पढ़ रहा था जीएसटी को लेकर के, उसमें कहा गया कि ये जो अमेरिका का जो टैरिफ है, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है 50% से, उससे जो देश को नुकसान होने वाला है। आपको पता है कि 0.6% तक देश को लॉस हो सकता है, ऐसा कहा गया। अब कहा जा रहा है कि जो जीएसटी में सुधार किया गया है, उसकी वजह से देश में खपत बढ़ जाएगी, 5.5 लाख करोड़ रुपया की खपत बढ़ेगी और 1.6% जीडीपी का लाभ होगा। तो जो लोग बेरोजगार हो गए, अमेरिका में जो सप्लाई होता था, निर्यात होता था, वो बंद हो गया, उससे जो नुकसान हुआ, उसको कह रहे हैं कि इस तरह से हम लेके आ रहे हैं। ये जो फार्मूला बता रहे हैं, ये किस तरह का फार्मूला है? एक और बात, एक आदमी होता है जिसको गलती किसी से हो सकती है, जो काम करेगा वही गलती है। बड़ा बढ़िया शेर है, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में। जो घोड़े पर सवार है, घुड़सवार है, वही न गिरेगा। जो गधे पे बैठा हुआ है ये उधर किनारे, नदी किनारे, वो क्या गिरेगा? लेकिन वो स्वीकार नहीं करते कि हाँ, हमसे गलती हुई, हम नहीं पढ़ पाए। और आप कीचड़ उछाल रहे हो। बच्चों की टॉफी जो है वो बड़ी महंगी थी, तो बच्चों की टॉफी फ्री बंट रही है क्या? ये किस तरीके का नेचर है प्रफुल्ल भाई? और जिस तरह से आंकड़ों का खेल किया जा रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में चल रहा है कि यूक्रेन जंग खत्म करने में भारत को निभानी है अहम भूमिका। पीएम मोदी से बात कर बोली ईयू चीफ, यूरोपियन यूनियन की चीफ। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, अब वो फिर से यूक्रेन का युद्ध बंद करवाने जा रही है, मीडिया चला रहा है। किस तरह से देश चला रहे हैं, क्या समझते हैं? उनको कोई समझ में नहीं आता। मुझे लगता है बिहार ने पर्दाफाश कर दिया कि आप किस लेवल के हो, बिहार के लोगों ने बता दिया। जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। देखिए, काम करते हुए गलती होना तो एक आम बात है। जो काम करेगा वो गलती करेगा, लेकिन ऐसे बिरला प्रतिभावान लोग होते हैं जो गलती करने को ही अपना काम मान लेते हैं। ये होते ही हैं कि हम गलती करेंगे और यही हमारा काम है कि जो भी है उसको हम गलत करें। देखिए हुआ क्या है, राहत और आफत में तो कोई रिश्ता होना चाहिए ना। राहत तो आफत के बाद की स्थिति है। अरे भैया, अगर लोग आफत में थे तो ये आफत किसने ढाया था? आपने ढाया था। एक बार फिर ट्रंप ने अपना हमारे संप्रभुता पर हमला कर दिया, जो दिखा। बोलिए कैसे? ट्रंप टैरिफ ने हमारे जीएसटी स्ट्रक्चर को, महत्वाकांक्षी जीएसटी स्ट्रक्चर को, जो आधी रात को लागू की गई थी, घड़ी घंटा बजा करके, जैसे नेहरू जी के समय में 15 अगस्त या 14 अगस्त 15 अगस्त की मध्य रात्रि को डेस्टिनी से मिलने के लिए नेहरू जी ने किया था, उसी तर्ज पर जीएसटी को स्वतंत्रता का पट्टा और नमूना कह के लाया गया कि आर्थिक विकास का ये हमारा कार्यक्रम है। इतना महान इसको बताया गया। उस तमाम स्ट्रक्चर को किसने तोड़ा? राहुल गांधी ने? नहीं। राहुल गांधी तो 2016 से 17 से 18 से लगातार गब्बर सिंह टैक्स कह रहे हैं, लेकिन तोड़ा इसे ट्रंप बहादुर ने। ट्रंप के टैरिफ ने हमारे जीएसटी स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। तो ये हमारी संप्रभुता पर हमला है, इसको चाहे जो कहें। रही बात खपत होने की, कई बार होता है ना कि जैसे खटमल, और पहले हुआ करता था एक जिसको हम लोग उड़ी से बोलते थे, खटमल ही, हाँ। एक होता था मच्छर, हाँ। तो मच्छर जो है सो भुनभुनाता था कान के पास, पहले आवाज मारता था और फिर काटता था तो पता चल जाता। और जो खटमल होता है वो काटता है तो आवाज नहीं करता है, लेकिन सारा खून चूस रहा होता है। और गांव देहात के लोग जानते हैं कि जोंक का पता तब तक नहीं चलता है जब तक वह पूरा खून पी करके एकदम लदबद नहीं होता, छोड़ता नहीं है। हमारे पीछे जोंक लग गया है, इसका पता सामने वाले को लगता है, हमको बाद में लगता है। तो सुनील सर ने ठीक ही कहा कि उनको पता नहीं था कि जितने इन चीजों पर जीएसटी लगा हुआ है, इतना जोंक लगा हुआ है। जोंक समझते हैं ना? जिंदगी और जोंक अमरकांत की एक जबरदस्त कहानी है, आपने पढ़ी होगी। तो
मैं ये कह रहा था कि ये जोंक की तरह ये लगा हुआ था, जिसको गब्बर सिंह टैक्स कहते थे। तो ये आफत तो आपने लाई है। अरे कितना दयावान होता है वो डाकू। देखिए जो बोलता है कि जाओ तुम्हारी जिंदगी बख्श दी ठाकुर ने, पहले के जमाने के सिनेमा में आया करता था। अरे आप ही ये लूट रहे थे और आप बोलते हैं अब राहत पहुंचा दिया। पहली बात। दूसरी बात तो ये कि जो इन्होंने कहा है कि हमारा घरेलू खपत बढ़ जाएगा और हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा, इससे जीडीपी तब न बढ़ेगा जब लोग खरीदने की स्थिति में होंगे। आखिर आपका गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है सो रेवेन्यू स्ट्रक्चर का क्या होगा, यह तो बताइए। रेवेन्यू डेफिसिट का क्या होगा, हवाई जहाज की उड़ान का क्या होगा, और जो हमारे और तमाम जो खर्चे हैं उसका क्या होगा। इतना जबरदस्त लोन हम पर लगा हुआ है उसका क्या होगा। तो रेवेन्यू कंपनसेशन का थियरी इसमें क्या है और स्टेट गवर्नमेंट को में इसके लिए क्या प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट को किया जाएगा, ये अगर स्पष्ट नहीं है तो सेंट्रल तो अपना खर्चा निकाल लेगा। इस हालत में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट नहीं कर रहा था जो करना था। अभी फाइनेंस कमीशन का मीटिंग भी सामने होगा ही, उससे पता चल जाएगा कि छोटे राज्यों का या जिनका राजस्व जो है निर्भर करता है जीएसटी पर, उनका क्या होगा, उनको कितनी क्षति होगी, उसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे। क्योंकि आपने जीएसटी तो नहीं हटाया है। स्टेट अगर जीएसटी लागू रहेगा तो स्टेट टैक्सेशन की जो व्यवस्था होगी उसमें उसको डायरेक्ट वसूलने का प्रावधान तो नहीं रहेगा, कम आपने करा लिया। तो ऐसे बहुत सारी स्थितियां हैं जो इसकी जटिलता में फिर दूसरी जगह ये मखेंगे, क्योंकि अभी भी इनका इरादा साफ नहीं है। अभी भी आप मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हमने इससे हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बात सही है, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ने का और इनकम के होने का एक बैलेंस होता है। अगर इनकम नहीं हो रहा है तो स्टैंडर्ड कहाँ से बढ़ेगा, अब हम इस काबिल भी नहीं है। और जो लोग रामायण पढ़ते हैं, कभी कभी अध्यात्म सनातनी लोगों के लिए कहता हूं कि तुलसीदास ने कहा था, अपने रामायण में लिखा है, कहा क्या था, कोई मुझसे थोड़े कहा था, रामायण में लिखा है भाई। कल को कोई बोल दिया आपकी मुलाकात कब हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सबको मुलाकात, नानक कबीर सबको एक साथ मिलवा रहे थे तुलसी को, तो कोई ये सोच लेगा कि मेरी भी मुलाकात हो गई थी क्या। नहीं, मेरी मुलाकात नहीं थी, लिखा हुआ कि त्रिषित वारिसम जोतन त्यागा, पानी के प्यास से जिसने प्राण खो दिए, मुए करहीं का सुधा तरागा। जो पानी के प्यास से मर गया, मरने के बाद उसको अमृत के तालाब में हिलाइए डुलाइए, उसका क्या होगा। और उन्होंने कहा था एक और अच्छे दिन का नारा लेकर आए थे ना, तो तुलसीदास को फिर कोट कर देता हूं, आछे दिन पाछे गए जन, थोड़ा सा संशोधन करता हूं, आछे दिन पाछे गए जनहित से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब बिहार चुन गया चुग गया वोट, हाँ, बिहार चुग गया वोट। देखिए अब एक बात और बात थी कि इनके घोषित पोषित जो गालीबाज लोग हैं वो फेल हो गए। और आपके चैनल पर भी एक आदमी कमेंट कर रहे थे कि दिलीप जायसवाल ने अपना पोस्टर लगाया कि मैं भी माँ हूं। अब ये जबरदस्त घटना घट गई बिहार में, तो इनका लिंग परिवर्तन करवा दिया सबका, और सब ये आप कमाल की राजनीति बिहार से शुरू होती है। अब बिहार में हर भाजपा नेता अपने गले में पोस्टर लगाए घूमे कि मैं भी माँ हूं। अब साबित करें कि वो कैसे माँ है, लोग देख रहे हैं। अरे भाई माताजी नमस्कार, कल से लोग कहने लगेंगे तो कहेंगे कि हमको ट्रोल कर रहा है। ये कौन दिमाग में दिया कि मैं भी माँ का पोस्टर लगा करके घूमो, और तो ये बहुत एक अनोखा राजनीतिक अनुभव है। दूसरी बात यह है कि गठबंधन का कोई नेता नहीं दिखा, मां बनता हुआ नहीं दिखा। आखिर इतने सारे जो गठबंधन है, नीतीश कुमार जी हैं और जो दूसरे लोग हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये कहाँ थे और क्या कर रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी में मां बनने की होड़ लगी हुई थी, तब ये लोग कहाँ थे, ये क्या कर रहे थे, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। तो ये भी बूमरैंग कर गया। अब नतीजा ये हुआ कि अब देखिए कि जब ये वहां एससीओ में गए थे
तो विक्ट्री पैरेड में इनको शामिल होने का मौका नहीं मिला। वहीं इन्होंने प्लान बना लिया कि विक्ट्री पैरेड में नहीं भी तो विक्टिम पैरेड में जरूर मैं करूंगा। तो वहां विक्ट्री पैरेड में शामिल नहीं हुए, यहाँ आकर के विक्टिम पैरेड में, विक्टिम लोगों के पैरेड में शामिल हो गए। अब जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने और दूसरे लोगों ने पूरी लिस्ट बता दी कि आपने कब, किसको, कहां, किस भाषा में, कितने किलो की, कितने वजन की क्या क्या गालियां दी थी, तो अब इनके नेता अवाक रह गए। अभी जो गाली का डिक्शनरी लेकर के घूम रहे थे, डिक्शनरी लेके नहीं, डिक्शनरी बने हुए घूम रहे थे, इंसाइक्लोपीडिया, वो उनको भी इसका दर्द हो गया। वो भी अब माँ, मैं भी माँ हूं, अब ये स्थिति आ गई। इस तरह से बहुत सारे लोग, तो इनके जो है तो राजनीति पूरी बिहार में फेल कर गई है। ये बिहार में नहीं, भारत में इनकी फेल कर गई है। ये जो भी चाल चलते हैं वो उल्टा हो जा रहा है, और वक्त ने यह साबित कर दिया है कि इनमें दूरंदेशिता तो बिल्कुल नहीं है। इनकी जो है सो राजनीति ऐसी ही है, पूरी दुनिया में जगहसाई कर चुके हैं, और जिसका असर भारत में है। और दुनिया में आपके बात की क्या कीमत होगी? बिल्कुल कीमत नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस समय की जो इनकी राजनीति है, और आज जो बंद की स्थिति थी, आपने जो कुछ दिखलाए और जो मैंने भी इधर उधर से देखे या लोगों से खबर आई, ऐसे तो बंद 3 घंटा के लिए बंद, 2 घंटा के लिए बंद, ये क्या बंद है? एक आपने हल्ला तो पूरे देश में मनाया था, पूरे देश में इसको लेकर के पोस्टरबाजी और जुलूस निकाले थे। बंद सिर्फ बिहार में ही क्यों हुआ? और वह भी 3 घंटे का, और वह भी इतना खंडित बंद। उस बीच महिला जो शिक्षिका थी, शायद वो स्कूल जा रही थी, उनको जिस ढंग से घेरा गया, काफी अपमानजनक है। मैं वीडियो वापस दिखा देता हूँ, मैं जो बाद में हमारे साथ से जुड़े हैं वो देख लें। हाँ, वीडियो वापस दिखा दीजिए तो। क्या हो गया? क्या हो गया? प्रधानमंत्री को गाली दे रही है, प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। तो ये जो है हालत है। हमारे साथ जुड़ गए विनय भाई भी। विनय भाई नमस्कार जी, कंप्लीट कीजिए प्रफुल्ल भाई। हाँ, मैंने कंप्लीट ही, विनय भाई आ गए हैं तो इनको नमस्कार करके ही मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। वो आते हैं तो मेरा अधूरापन दूर हो जाता है। तो क्या बात? मैं सिर्फ इतना ही जोड़ दूं कि पुलिस वाले इस तरह से उसमें शामिल थे, और वो इतने धैर्य पूर्वक शामिल थे, और पीछे से हाथ भी ऐसे से कर रहे थे, तो उससे लग रहा था कि इन लोगों ने किसी भारी अपराधी को पकड़ लिया है और उसका पब्लिक पैरेड करवा रहे हैं। तो हे प्रभु, आप पैरेड में अगर शामिल नहीं हुए तो कहाँ कहाँ हमसे पैरेड करवाइएगा, जनता से पैरेड करवाइएगा। जी, फिर मौका दीजिएगा तो अगले चरण में। जी देखिए, हमारे एक साथी कह रहे हैं शिक्षक दिवस मना रहे थे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसका कौन सा दिवस मनाएंगे? खाली मोदी दिवस मन रहा है। एक और देखिए, हम दिखाते हैं आपको, स्क्रीन पे हम ले आते हैं कुछ, एक और घटना दिखाते हैं। यार इतनी घटनाएं क्या क्या दिखाएं, समझ में नहीं आता। ये देखिए, ये आप देखेंगे, आया स्क्रीन पे? हाँ आ गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। सीनियर नेता है, कुछ बोलिए। यहाँ पे कुछ बंदी का असर नहीं दिख रहा। ऑटो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली है। शौक लग गया क्या आपको? शौक लग बंद करो। अरे 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 बंद करो। ऐसा नमूना देखा है सुरेंद्र भाई साहब? नहीं, उनको पता ही नहीं चला कि वीडियो बन रहा है। सुरेंद्र भाई साहब, आपने तो बहुत कवर किया है। ऐसा नमूना आपने देखा है क्या? कैसे बंद होता है क्या? और मैं इतने वीडियो मेरे पास है, सोशल मीडिया पे भी ये सब देख सकते हैं। कई जगह लोगों ने भारी विरोध किया लोगों ने। कई लोगों ने कहा कि अरे तुम्हारी हिम्मत है, तुम कौन हो? चुप्पी साध लिया, क्योंकि डर लगा कहीं पीट न दे पब्लिक। कहीं अब आगे आने वाले समय में हमें लगता है और बुरी स्थिति होने वाली। लेकिन कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि ये एक संकेत है
नरेंद्र मोदी के लिए भी जीएसटी लगता है। क्या आपको लगता है कि जीएसटी इसीलिए लाया गया कि अब राहत पैकेज बांट रहे हैं? हमारे गांव में एक कहावत है, पिताजी हमारे अक्सर बोला करते थे, पहली लाइन छोड़ देता हूं फिर से, खैरात लगी बंटने। तो खैरात बांटने लगे हैं और वो फोड़ रहे हैं, क्या घड़ा फोड़ रहे हैं कांग्रेस पर कि 21% टॉफी पे टैक्स लगा रहा था। क्या बोलेंगे, यूपी के लोग क्या सोच रहे होंगे? जी धनंजय भाई, अभी प्रफुल्ल साहब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द बताया, जोंक। तो जोंक जिसके चिपक जाती है तो उसका खून चूस लेती है। तो जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से जोंक की तरह देश पर चिपक गई है, और हम सब मानेंगे कि हाँ, खून चूस लिया है सबका। जिसके पास रोजी रोटी थी वो बेरोजगार हो गया, जो पढ़ रहा था उसको नौकरी नहीं मिली, जो पेट्रोल 50 की कल्पना किए था 100 पर ले रहा, मतलब चारों तरफ से खून चूस रहा था। लेकिन जोंक का एक इलाज भी होता है। जोंक का इलाज होता है तो उस पर नमक अगर डाल दिया जाए तो जोंक खत्म हो जाती है। वो काम राहुल गांधी ने किया, उन्होंने ये वोट चोर वाला नमक डाला और वो अब जोंक जो है उसने अपने पंजे छोड़ना खत्म किया। एक फिल्म का गाना भी याद आ रहा मुझे, आपको याद हो? मैं उसका गाना तो मुझे बहुत ध्यान नहीं है। ये क्या, ये नमक मेरे इश्क का, और कुछ ढंग के आता है, कुछ बिल्कुल किसी नई नमक इश्क गुलजार का लिखा गीत है। हाँ, नमक रात इश्क भर का। खाना छाना रे नमक इश्क का, हाँ, ओमकारा का गीत। जी बिल्कुल। और आज मैंने देखा कि जीएसटी के रेट, तो देखा उसमें 40% का सेस अलग है उसमें। वो पूरे कह दिया रहा है हुआ कि हम तंबाकू पे लगा रहे हैं, तंबाकू पे लगा रहे हैं, फलाना पे लगा रहे हैं, क्योंकि आदतें छुड़ाना चाहते हैं लोगों के, उसको प्रमोट नहीं करने, इसलिए तो 100% टैक्स लगा देते या बंद ही कर देते। हाँ, नहीं, ये तो देखिए कोई ना कोई बहाना हमेशा निकालते हैं ना कि हम इसलिए लगा रहे हैं। और जो टैक्स रिलीफ मिली, आज ही से जोमेटो और स्विगी ने अपने रेट डिलीवरी के बढ़ा दिए। तो जो आप किसी चीजों पर जो छूट मिलेगी वो सब उसी में समाहित हो जाएगी। देखिए, बिजनेसमैन को तो मालूम है ना कि कैसे होना है। और मोदी जी का ये है कि भाई सितंबर है, नवंबर, दीपावली 2 महीने हमारी एक पिक्चर चल जाए, फिर हम नई फिल्म बनाएंगे। ये तो गुलशन नंदा के उपन्यासकार हैं, कुछ ना कुछ घटिया फिल्म उपन्यास लिखते रहते हैं कि भाई ये वाला बिक जाए। तो ये आप 10 से दिखा रहे हैं वहां के। ये टीचर के साथ किया जा रहा है और ये महिलाएं हैं करने वाली। हाँ, ये हाँ, हालत कर भी रहे माँ का हैं। सम्मान कर रहे हैं, ये माँ का सम्मान है। हाँ, माँ का सम्मान हो रहा है। और जी मोदी जी ने माँ के नाम पर बिहार बंद बुला करके बहुत बड़ी गलती कर। जो बची खुची थी वो भी पूरी तरह उतर गई। मैंने आज तक किसी पार्टी का, छोटी छोटी पार्टी का, इतना फ्लॉप बंद नहीं देखा। अब भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें से मिस कॉल से सदस्यता मिल जाती है, वो मिस कॉल आना बंद हो गई। और बिहार का जलवा यह है कि बिहार में जो नारा दिया राहुल गांधी ने कि वोट चोर गद्दी छोड़, वो नारा पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने लगाया। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई पॉलिटिशियन किसी का नारा चुराए, वो भी विधानसभा में। विधानसभा में, और एक बार नहीं, लगातार। भाजपा वालों से जब तंग आ गए, ये एक बड़ी बात है। इसको मैं कहेंगे इट इज वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ राहुल गांधी। और बिहार की जनता ने जो उसको वेटेज दिया कि पश्चिम बंगाल में वो भी ममता बनर्जी ऐसी नेता जो नॉर्मली किसी को नकल नहीं करती, उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया वहां। और मैं लगातार कहता रहा हूं कि अब वोट चोर, जैसे आपने कहा अभी
प्रफुल्ल जी बता रहे थे, बड़ी छोटी छोटी चीजों पर नजर रखते मैं हैं। वो वीडियो अब मैं मैं वो वीडियो इतना दिखाता हूँ ममता बनर्जी वाला, ये देखिए। हाँ बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, हमारे स्लोगन दो, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर। ये लीजिए, एकदम रिकॉर्ड बजा दिया ममता बनर्जी ने। जी तो अब मुझे ये लगता है कि जैसे पूरे देश में जो वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला बिहार की जनता ने इतनी मजबूती से पकड़ लिया है कि सारे प्रयास के बावजूद बिहार की जनता ने बता दिया कि अरे ये कुछ, वरना आप देखिए एक दौर वो था, अगर 2014 होता तो लोग कांग्रेसियों का घर जला देते, लेकिन वो कहावत है ना कि वक्त बदलता है और जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते उनकी यही हालत होती है। तो है ना कि समय नहीं होते मनुष्य नहीं होते समय होते बलवान, वही अर्जुन वही गुटका वही तीर और बाण क्या है पूरा, वही तो धन खा वक्त वही है। हाँ तो बदल वही गया धन खा वही। अब। हाँ तो अब ये हालत हो गई है कि जैसे इन्होंने वो एक शुरू किया था ऑपरेशन सिंदूर कि मेरे रगों में सिंदूर बह रहा है, अब कल से क्या कहेंगे कि मेरी रगों में चोरी का खून बह रहा है, कुछ तो उनको कहना पड़ेगा ना। और देखिए ऐसा फंसा दिया राहुल गांधी ने, अपने उस नारे का बदला लिया। इट्स ए वेरी विटी स्टाइल। जब उस राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, तो ये सब बड़ा बड़ा लगा करके बिल्ला आ गए थे मैं भी चौकीदार। अब लगा के कोई दिखाए कि मैं भी वोट चोर हूं, है किसी की हिम्मत? एक अभी प्रफुल्ल जी बता रहे थे, किसी ने लगाया कि मैं भी माँ हूं, क्या है अभी हाँ, मैं बताया भी कुछ माँ, क्या है। मैं भी माँ। हाँ अब ये बिहार तो के मुझे लगता भाजपा है कि अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, बिहार के भाजपा अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, वो उनके साथ लोग बैठ हाँ के उन्होंने लगाए हुए थे मैं भी माँ। हाँ तो अब वो तो जेंडर की लड़ाई शुरू हो गया, इनको फेमिनिन जेंडर में गिना जाएगा कि ट्रांसजेंडर में गिना जाएगा, क्योंकि रहेंगे तो पुरुष के फॉर्म में, तो अब उनको ट्रांसजेंडर में गिना जाएगा। और ट्रांसजेंडर के पास एक ही काम होता है, तालियां बजाना। तो मोदी जी ने अपने चरित्र के बल पर भाजपाइयों को और एनडीए टोटल, एनडीए वहां था कहाँ, और एनडीए वाले क्या करें भाई? एनडीए की वहां हालत ये थी, एक एक राग होता है, ठुमरी राग है क्या है, उसमें एक गीत होता है एक लाइन का जो पूरी रात गाया जाता है, एक ही लाइन, बाजू बंद खुल जाए। तो अब एनडीए में बंद रहा ही कहाँ, वो सब खुला खुला भाग रहा है। ये तो खाली बता रहे हैं कि हम दिल्ली में ही भाग रहा, तमिलनाडु में ही भाग रहा। और मुझे लगता है कि ये विपक्ष को इससे खुशी होनी चाहिए कि जिस लड़के ने भी गाली दी उसको थैंक यू कहना चाहिए था, भैया तुमने काम तो गलत किया लेकिन तुमने बिहार के लोगों के अंदर एक भावना पैदा की, तो इसका सही ढंग से जवाब दे सके। जी जी मैं आता हूँ शैलेंद्र भाई आपके पास, लेकिन आपके पास आने से पहले एक वीडियो दिखाता हूँ। क्या इतने सारे वीडियोज हैं कि मैं लोग रोक नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए स्क्रीन पर, ये भी दिखा देता हूँ कि भैया ये हमने यहाँ से लिया है। अभी देखिए पूरा नहीं दिखाऊंगा वीडियो, थोड़ा सा हिस्सा दिखाऊंगा, लेकिन ये समझ लेंगे। कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। यहाँ पे सिर्फ मीडिया वाले दिखेंगे, गाड़ियां भी आ जा रही हैं और आपके साथ मुश्किल से, इधर दिखाइए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग आपके साथ खड़े हैं, 10 भी नहीं है गिनती से। ऐसा कैसा बिहार बंद? आपका पढ़ाई पूरी तरीके से कमजोर है। क्या आपके ही लोग जो है इस बिहार बंद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? ये बूंद है, अभी जन सैलाब आपको दिखाई देगा, चिंता नहीं 12 कीजिए। बजे तक का ही टाइम है, ठीक है, हम यही बने दिखाई देगा रहेंगे। शांति पूर्वक। मैं बार बार कह रहा हूँ, वैसी माँ जिन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, मोदी जी खुद कहते हैं कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो कैसी माँ? माँ के सम्मान में पूरा बिहार है मैदान में। अकेले आप भी खड़े रहेंगे? अकेले 100 के बराबर? 100 के बराबर नहीं, 1 लाख के बराबर अकेले। कृष्णा सिंह मन को सांत्वना दे रहा है।
वो आपको लग रहा होगा क्योंकि आपका कैमरा छोटा है इसलिए। जो व्यक्ति स्वर्ग लोग वास कर गया उसके आप गाली दीजिएगा तो आपको कोई छोड़ेगा? राहुल गांधी गाली दिए थे कि तेजस्वी यादव? प्रधानमंत्री नरेंद्र तो ये मैं आता हूँ प्रफुल्ल भैया, शैलेंद्र भाई आपके पास। क्या आपको लगता है कि ये जो बिहार बंद का पूरा ड्रामा चला, माँ को गाली की बात चलाई, खुद कहा था नॉन बायोलॉजिकल, जो अजन्मा है, जो जन्म ही नहीं लिया, उसकी कैसी माँ, कहाँ से माँ? और माँ अगर थी तो प्रधानमंत्री निवास में माँ ने एक भी दिन माँ को नहीं लेके गए। लाइन में लगाने के लिए था, मतलब जब नोटबंदी हुई थी तो माता जी बैंक में लाइन लग गई पैसा निकालने के लिए, 2000 रुपया का पैसा बदलवाने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी माँ को नहीं लेके गए। प्रधानमंत्री की देखिए, माँ प्रधानमंत्री निवास में आई है और माँ को दिखा रहे हैं कि ये देखो माँ, इसमें मैं सोता हूँ, इसमें फलाना रहता है, इतने कमरे हैं। उसके बहाने देश के नागरिक भी देख लेते कि देखिए प्रधानमंत्री निवास इतना बड़ा है, और सारी माएँ धन्य हो जाती है, क्योंकि माँ की तो यही इच्छा होती है कि बेटे के साथ रहे। ये कैसा ढोंग है शैलेंद्र भाई? अनम्यूट करिए। मोदी जी नार्सिस्ट हैं, आत्ममुग्ध, और इसके अलावा उनके लिए कोई दूसरा शब्द मुझको मिल नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में डेस्परेट है। डेस्परेट इन द सेंस कि अब उनको लग रहा है कि कैसे आखिर इस सत्ता को बरकरार रखा जाए, और सत्ता का आना जाना लगा रहता है। लेकिन ये लोग सत्ता के इतने जबरदस्त आग्रही हैं कि इनके लिए सत्ता ही जैसे सब कुछ है, और सत्ता के अलावा इनके लिए कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने हिंदुत्व, धर्म, देशभक्ति और कारपोरेट के सपोर्ट का जो कॉकटेल तैयार किया और उससे एक झूठा परसेप्शन बिल्ड किया, तो इनको लगने लगा कि हाँ, जैसे उनको लग रहा था कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, वैसे ही उनको लग रहा था कि उनके मुंह से निकला हुआ हर वाक्य जो है ब्रह्म वाक्य है। और इसीलिए हम जो भी कहेंगे हिंदुस्तान की जनता उसको आंख मूंद के मानती रहेगी, और उस पर कोई मोदी जी तो रात में सपना देखते हैं और उनको लगता है कि अरे ऐसा विलक्षण और अभूतपूर्व काम तो किसी ने किया नहीं होगा, और सुबह उठ के वो नोटबंदी कर देते हैं और ऐलान कर देते हैं कि नोटबंदी से बढ़िया कोई जरिया नहीं है। ईएमएस जो भारत के लघु उद्योग थे सारे के सारे आपने चौपट कर दिए। चीन के साथ जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमको एग्जिस्ट करने के लिए जो सबसे बढ़िया जरिया था वो हमारा जैसे वो जो लघु उद्योग थे वही है, उसको बर्बाद कर दिया आपने। उसके बाद आपको एक दिन सपना आया कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर जीएसटी का ऐसा इंतजाम किया जाए, और वो अद्भुत घटना जिसका जिक्र प्रफुल्ल भाई कर रहे थे कि नेहरू ने एक बार जैसे ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी करके जो भाषण दिया, वैसे ही इन्होंने घंटा वंटा बजवा के जीएसटी जैसे लागू कर दिया। और इस जीएसटी का परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ जैसे नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हुई, वैसे ही जीएसटी ने जो थोड़ी बहुत परचेजिंग कैपेसिटी थी हिंदुस्तान के अंदर, जो ये मैं पोस्टर लिक्विड दिखा का रहा हूँ, फ्लो था, मैं भी माँ का पोस्टर, लिक्विड, और माँ एकदम दुर्गा माता जैसा माँ बनाया है। तो जी कंप्लीट कंटिन्यू करिए। तो नॉन वायलेंस, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट किया, तो इनको लगता था कि हम जो बोलेंगे स्टैंड अप इंडिया, उठो इंडिया, बैठो इंडिया, मेक इन इंडिया, जागो इंडिया, सो इंडिया, पता नहीं इनको तुकबंदी, जैसे बड़ा कवि जो होता है उसके यहाँ जो बिंब विधान होता है और उसके जो रूपक होते हैं वो बड़े विराट होते हैं, वैसे ही जैसे जब छोटा नेता बोलता है तो उसके पास कोई विराट सपना नहीं होता है, तो वो छोटा छोटा जैसे तुकबंदी करने लगता है। ये और एब्रीविएशन बनाने में लगे हुए थे कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, और इनको लगता था कि बड़ा हम तिस्मार खां हैं, तीर मार रहे हैं, इंडिया नहीं इंडी गठबंधन। तो पता नहीं किस किस किस्म का शब्द खोज के लाते थे। तो ये सारा कुछ जैसे कुछ दिन इनका चल गया। अब लेकिन जैसे जनता का बुखार उतर गया है, जिंदगी और यथार्थ उसके सामने है, वोट के अधिकार का अपहरण जैसे आंख में उंगली करके इन्होंने दिखाया कि मैं किसी जनतांत्रिक परंपरा में बिलीव नहीं करता हूं। और बिहार की जनता जैसे वो चेतना संपन्न जनता इस मामले में तो जरूर है
कि वो अपने जनतांत्रिक अधिकारों के हिफाजत के लिए सामने आ जाती है, तो उसका एक विराट रिपरकेशन बिहार में देखने को मिला। और उस रिपरकेशन के बाद मोदी जी को लगा कि अब क्या किया जाए, तो अपनी जिस बूढ़ी माँ का आप जिक्र कर रहे थे, जिसको लेके वो प्रधानमंत्री आवास नहीं आए और ऑप्टिक्स के लिए उसका इस्तेमाल करते, उन्होंने नोटबंदी के लाइन में अपनी माता जी को खड़ा किया। तो और वो रोज जैसे 10 कैमरे लेके अपनी माँ के पास जाते थे और वो कहते थे कि मेरी माँ ₹1.25 देती थी तो 8 आना देती थी तो 4 आना देती थी। मतलब माँ के लिए उनके पास कोई निजता का पल भी नहीं था। ये कितना जैसे आदमी सोचे समझे तरीके से बिहेव कर रहा है, इसका अंदाजा लगाइए। मैं इसके बारे में चार्ली चैपलिन को कोट करना चाहूंगा। एक जगह चार्ली चैपलिन ने कहा कि सिर्फ भावना ही भावना और बुद्धि का सर्वथा अभाव यह किसी वज्र मूर्ख के लक्षण है, लेकिन सिर्फ बुद्धि बुद्धि और भावना का सर्वथा अभाव यह किसी चालाक हत्यारे के लक्षण है। तो मोदी जी इतना जैसे माने ये डिटैच्ड होके, मतलब कैसे चीजों को इस्तेमाल करना है। माँ के पास जैसा आदमी निजता का पल खोजता है, पत्नी को गले लगाने का कोई अवसर ढूंढता है, और ये सार्वजनिक रूप से आदमी नहीं कर सकता है। इसीलिए हर आदमी का जो निजी कोना है, वो निजी कोना उसका भावनात्मक कोना होता है, और सार्वजनिक कोना जो है उसका, या तो जैसे वो उसके व्यक्तित्व की झलक होती है उसमें, या जैसे उसका कैलकुलेटेड मूव होता है। तो जिस तरीके से उन्होंने माँ के साथ रोज डील किया, ये उनका कैलकुलेटिव मूव था। और इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आदमी कितना जैसे भावनात्मक रूप से शून्य और डिटैच्ड है। और इस डिटैचमेंट की पराकाष्ठा देखिए कि उनकी माँ को जब गाली दिया गया, तो जिंदा माँ का तो उन्होंने पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया ही, अपनी मरी हुई माँ का भी वो इस्तेमाल इस पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। और आज पूरा छीछा लेदर हो रहा है। और गाली वाली तो गलत भाषा है, इसकी कोई जैसे इसको इंडोर्स नहीं करेगा, इसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है कि इसके लिए जैसे ना राहुल जिम्मेवार है, ना इसके लिए तेजस्वी जिम्मेवार है। जैसे वो शब्द पकड़ के जबरदस्ती ठूस देते हैं और उसके आशय बदल देते हैं, यानी शब्दों में अपने अर्थ भर देते हैं। प्रियंका गांधी ने जैसे यूपी में कहा कि ये नीची राजनीति है, तो उन्होंने कहा कि हमको नीची जाति का कहा, नीची जाति का कहा। यानी कि शब्दों को खुद से पकड़ना और उन शब्दों में, आपके शब्दों में अपने अर्थ भर देना और उस अर्थ को अनर्थ कर देने की कला जैसे भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से ताकत बनी हुई थी। और अभी आपने जो दृश्य देखे बिहार के सड़कों पे, वो दृश्य किस बात के संकेत कर रहे थे? ये कि बीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये हुलिगन्स की जमात है। हम लोग भी बंद बुलाते थे और उस बंदी के समय में जैसे आग्रह भी करते थे, कभी कभी थोड़ा बहुत टायर वायर का हवा भी खोल देते थे, लेकिन हम लोग इस बात के लिए लगातार सजग रहते थे कि किसी के साथ कोई उदंडता ना हो जाए। और वो थोड़ा भौकाल टाइट करने की कोशिश करते थे, ज्यादा से ज्यादा होता था तो नारा लगाते थे। लेकिन जिस तरीके से उस औरत के साथ आप ये हिंसा कर रहे हैं, ये उनके वर्चस्व और दंभ की जो पूरी भाषा है, और बीजेपी ने जो एरोगेंस सिखाया है, वो अपुंसत्व की भाषा जो बोलने की उन्होंने कला सिखाई है, जिसमें चीर देंगे, फाड़ देंगे। और उसी के हिसाब से इनके जैसे स्वनाम धन्य गायक जो हैं, वो कहते हैं कि दूध मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो ये जो पूरा ये बना है जो डिस्कोर्स, ये बहुत ही माचो मैन वाला डिस्कोर्स है। और उसी डिस्कोर्स के आधार पे इनका पॉलिटिक्स का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। इसीलिए इसका नेचुरल फॉल आउट है कि जब वो जैसे किसी साधारण से आदमी को पकड़ लेते हैं, तो लगता है कि उसको चीर फाड़ के बराबर कर देंगे। उस औरत पे क्या बीत रही होगी और उसको किस तरीके से गाली देने से जितना आदमी इंसल्ट नहीं होगा, उससे ज्यादा आप उसको पब्लिकली इंसल्ट कर रहे हैं। क्योंकि गाली तो कोई कहीं बैठा हुआ, अभी आपके ये शो पे कोई जैसे ट्रोलर आएगा और हमको भी जैसे माँ बहन की गाली दे के निकल जाएगा, लेकिन प्रत्यक्षता जैसे हम उतने इम्प्रेस नहीं होंगे कि अभी आके मेरा कोई सामने से जैसे कॉलर पकड़ ले और उठा के पटकने की कोशिश कर दे। आप देखे होंगे कि एक विजुअल्स ये भी था कि पति पत्नी जा रहे थे और लात मार दिया और वो बेचारा नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया तब भी लात उठाए हुए है। एक दूसरा विजुअल आपने देखा होगा कि ठीक उसी समय में कोई उसको रोकता है तो वो कहता है गाली देगा, प्रधानमंत्री के माँ को गाली देगा। सोनिया गांधी तो अपने, अब हम उस शब्द को फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं, हालांकि वो उसको बीजेपी के ट्रोलर्स जैसे लगातार इस्तेमाल करते रहे कि बार बाला और फलाना ढमाका।
अब भी उसी नीची भाषा का इस्तेमाल करके उसको वो काउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए मोदी जी के मां का अपमान असल में कोई सेंसिटिव इश्यू नहीं है, ये एक पॉलिटिकल गेम का पार्ट है। तो स्त्रियां जिनके लिए पॉलिटिकल गेम का पार्ट हो जाएं, वो समझ लीजिए कि कैसे लोग हैं और वो क्या कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक तो नफरत और घृणा से भरे हुए, वर्चस्व और दंभ की भाषा बोलने वाले, ब्राह्मण मनुवाद से संचालित ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग, जिसमें दलित, स्त्री और मुस्लिम का विरोध, अल्पसंख्यकों का विरोध शामिल है। और इसी विरोध का रिफ्लेक्शन वहां हो रहा था। इसीलिए जो स्वयं अपनी चेतना में स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, वो स्त्री के सम्मान के नाम पे एक राजनीतिक विटंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार में ये पूरा फ्लॉप शो था, किसी को इससे लेना देना नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाकी नेता सोच रहे होंगे कि जैसे रोड पे जाके बेइज्जत होने से क्या फायदा है, इसीलिए उनके मीडियोकर लीडर्स जो है ज्यादा सड़क पे दिखाई पड़े। कहीं जैसे संख्या के साथ जैसे वो चौक वॉक पे इकट्ठा हुए होंगे तो हम नहीं जानते हैं, 2-4 लीडर निकले होंगे। और नौटंकी तो इनके जैसे रग रग में शामिल है, और इस नौटंकी की दीक्षा इन्होंने आचार्य जैसे वो भरत मुनि, जो हमारे नए नाट्य शास्त्र के जो भरत मुनि हैं, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, उनसे ली है ये दीक्षा। क्योंकि जिस तरीके से वो रो रहे थे, उसी तरीके से दिलीप जायसवाल भी जैसे रो रहे थे। और बार बार ये कुछ कैमरा जब जब उधर घूमता था तो मैं देख रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय में वो जैसे आंख पोंछना अपना शुरू कर देते थे। तो ये ड्रामेबाज लोगों की पार्टी है, ये पाखंडियों की पार्टी है, और ये हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी कभी न कभी जैसे खुल के सामने आ जाती है और जनता नग्न सच्चाई को देखने में कामयाब हो जाती है, तब आपकी सहानुभूति भी रहती है। और बाकी जैसे ये उनकी माता जी को गाली पड़ी थी, हम लोग दुखी थे और हम लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, और बहुत लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, क्योंकि गाली गलौज की भाषा को इंडोर्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब तो उन्होंने इस गाली को प्रहसन का विषय बना दिया है। तो यही हाल है, और इसमें क्या कहा जाए, ये हुलीगन्स की पार्टी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ थे सुनील भाई साहब, हमारे साथ थे सुरेंद्र भाई साहब, उनका भी आभार, और आप तमाम साथियों का आभार जो हमारे साथ जुड़े रहे।